इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की खोज नाम की पुस्तक, जो कि पंडित नेहरू की लिखी हुई है और यह पुस्तक मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई थी। यहाँ उसका हिंदी रूपांतर संक्षिप्त करके प्रस्तुत किया गया है। इसमें हम लोग चौथा पाठ पढ़ रहे हैं जिसका कि नाम है युगों का दौर और उस चौथे पाठ का पहला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज है दूसरा भाग। पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से मौर्य वंश की स्थापना हुई, सिकंदर का आक्रमण उसी समय हुआ और उसके बाद छठी शताब्दी तक यह भारत देश एक अखंड भारत बना रहा। हालांकि बीच बीच में कुछ राजवंशों ने राज्य किया, लेकिन फिर भी यह देश टूटने नहीं पाया छठी शताब्दी तक। तो उसी को संक्षिप्त रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। लिख रहे हैं कि मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट ये वंशों के नाम हैं जिन्होंने भारत पर शासन किया। के अलावा और भी राज्य ऐसे हैं जो 2-2, 300 वर्षों तक कायम रहे। इनमें लगभग सभी राजवंश देसी थे, यानी कोई बाहरी नहीं था। कुषाणों जैसे लोगों ने भी जो उत्तरी सीमा पार से आए थे, जल्दी अपने आप को इस देश और इसकी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप ढाल लिया। ये जो कुषाण नाम का एक वंश अपने यहाँ रहा है, जिसका कि सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ है। कनिष्क बौद्ध धर्मावलंबी था और उसने बौद्ध धर्म की बड़ी सेवा की, बौद्ध धर्म का बड़ा उपकार किया। तो लेकिन यह कुषाण यद्यपि बाहर के थे, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ की संस्कृति में, यहाँ के लोगों के बीच में अपने आप को ढाल लिया। आज इनको अलग से पहचान पाना मुश्किल है। अब यह जो इतिहास हम लोग इतना पढ़ आए हैं, इससे निष्कर्ष यह निकल सकता है कि भारत की जो प्राचीन व्यवस्था रही है, उसके मूल में अब तक हम लोग जितना इतिहास पढ़ आए हैं, उसके आधार पर यह बात सत्य प्रतीत होती है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के मूल में शांति और सौहार्द ही रहा है। एक यह धारणा बीच में चली थी कि जब भारत पर अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया, तब भारत की व्यवस्था को उन्होंने सुचारू रूप से दुरुस्त किया। यह धारणा भ्रामक है, यानी भ्रम पैदा करने वाली है, भ्रम से युक्त है। यह पंडित नेहरू का कहना है। यह धारणा भ्रामक है कि अंग्रेजी राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। अलबत्ता यह सही है, यानी इसके स्थान पर यह सही है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ, उस समय देश अवनति की पराकाष्ठा पर था। अंग्रेजों के आने से पहले इस देश की इतनी दुर्दशा नहीं हुई थी, इतना शोषण नहीं हुआ था जितना कि अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने तो एक तरह से खींच लिया सारा तत्व। हालांकि उससे पहले इस भारत भूमि को तमाम युद्ध लड़ने पड़े, सैकड़ों युद्ध इस भारत भूमि को लड़ने पड़े हैं 1000-1200 साल के अंदर। तमाम मारकाट हुई है, बहुत बुरा हाल रहा है। लेकिन ये जो आर्थिक रूप से शोषण की बात है, ये अंग्रेजों ने सबसे अधिक मात्रा में किया है। तो यह जो बात अंग्रेज कहते हैं कि हमने भारत में शांति और सौहार्द की व्यवस्था कायम की, ये वो गलत कहते हैं। इसीलिए पंडित नेहरू ने लिख दिया है कि जिस समय अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना प्रारंभ किया, उस समय हमारा देश अवनति की पराकाष्ठा पर था, यानी उससे ज्यादा अवनति किसी देश की हो नहीं सकती। आगे लिख रहे हैं कि भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया, उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिनका उदय पश्चिम में हुआ था। पश्चिमी जो सभ्यताएं हैं, जिन सभ्यताओं का उदय ही पश्चिम में हुआ था, उन सभ्यताओं की अपेक्षा स्थिरता और सुरक्षा के प्रति जो व्यवस्था यहां की गई भारत में, तो उस व्यवस्था के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह जो सभ्यता थी, यह जो संस्कृति थी, यह उन पाश्चात्य संस्कृतियों से, सभ्यताओं से काफी आगे थी। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की और यह जो व्यवस्था प्रगति की और सुरक्षा की अपने यहाँ कायम हुई थी,
इसने एक जो बहुत अच्छा काम किया वो क्या किया कि वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में बड़ी मदद की। यह व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले आती है और इस तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती है। इस व्यवस्था ने एक सबसे अच्छा काम जो ये किया था कि सबको एक स्तर पर मेंटेन कर दिया था और इस तरह से इसमें व्यक्तिवाद की भूमिका लगभग समाप्त हो चुकी थी। समन्वय केवल भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मोहर लगाई। राजनीतिक ढांचे के मूल में स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी। राजा आते जाते रहे, पर यह व्यवस्था नींव की तरह कायम रही। आप एक चीज पर अगर गौर करें तो यह पाएंगे कि इस संपूर्ण भारत देश को देखकर, इसकी संस्कृति को देखकर, इसके भूगोल को देखकर, इसकी सभ्यता को देखकर, इसके चाल चलन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। यह कई संस्कृतियों का समूह है। इसमें कई भूगोल मिलकर एक साथ हो गए हैं। जैसे यहां आपको हिमालय जैसा पर्वत भी मिलेगा, यहां आपको राजस्थान जैसा रेगिस्तान भी मिलेगा, यहां आपको उत्तर भारत जैसा विशाल मैदान भी मिलेगा, यहां सालों भर बहने वाली नदियां भी मिलेंगी, यहां आपको घने जंगल भी मिलेंगे। ऐसा तो यहाँ का भूगोल मिलेगा, यहाँ पठार भी मिलेगा, यहाँ झीलें भी मिलेंगी, तालाब भी मिलेंगे। तो ऐसा विविधता वाला यहाँ का भूगोल है। यहाँ के जो लोग हैं, पंजाब के लोगों का पहनावा अलग है, गुजरात के लोगों का पहनावा अलग है, बंगाल के लोगों का पहनावा अलग है, उत्तर भारत के लोगों का पहनावा अलग है, दक्षिण भारत के लोगों का पहनावा अलग है। सबकी वेशभूषा अलग अलग है। फिर अगर आप भाषा की दृष्टि से देखें तो आप देखेंगे पंजाबी एक अलग भाषा है, बंगाली अलग है, गुजराती अलग है, मराठी अलग है, हिंदी अलग है, तमिल अलग है, तेलुगु अलग है, कन्नड़ अलग है, मलयालम अलग है। ये सब अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, नाना प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका परम यत् सर्वे वयम भारतीया प्रियम भारतम सर्वथा वंदनीयम। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद, संस्कृतियों में, सभ्यताओं में इतनी भिन्नता होने के बावजूद, वो जो भारतीयपन है वो सब में ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो यह जो देन है यह उसी संस्कृति की है जो कि हजारों साल से चली आ रही है। अब है भारत का प्राचीन रंगमंच। रंगमंच अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और संस्कृति और सभ्यता के लिए आधारभूत है और इसको बनाए रखने का एक बहुत बड़ा कारक है। इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए इस रंगमंच की एक तरह से सृष्टि की गई थी, क्योंकि यह जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है और हिस्सा ही नहीं बल्कि यह जिंदगी को बनाने में, जिंदगी को मोड़ देने में, जिंदगी के स्वरूप का निर्धारण करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये जो रंगमंच है। भारतीय रंगमंच अपने मूल में संबद्ध विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। इसका मूल उद्गम ऋग्वेद की उन ऋचाओं और संवादों में खोजा जा सकता है जिनमें एक हद तक नाटकीयता है। ऋग्वेद में कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जो संवादात्मक हैं, जो वार्तालाप वाले हैं। कुछ लोग प्रश्न कर रहे हैं और दूसरे लोग उसका उत्तर दे रहे हैं। मंत्र का यही अर्थ निकलता है। उसके बाद रामायण और महाभारत नाम के जो ग्रंथ हैं जिनको कि इतिहास माना जाता है, उनमें भी नाटकों का उल्लेख मिलता है। कृष्ण लीला से संबंधित गीत, संगीत और नृत्य में इसने आकार ग्रहण करना आरंभ कर दिया था। ईसा पूर्व 6ठी या 7वीं शताब्दी के महान वैयाकरण पाणिनि ने कुछ नाट्य रूपों का उल्लेख किया है। पाणिनि नाम के एक वैयाकरण हुए हैं। यह जो वर्तमान लौकिक संस्कृत का व्याकरण है यह महर्षि पाणिनि की ही देन है और महर्षि पाणिनि का जो समय है वो लगभग 700-800 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है और इनका जो निवास स्थान है वो अफगानिस्तान में माना जाता है। सालातुर नाम का गांव था जहां के ये रहने वाले थे। इन्होंने
संस्कृत के व्याकरण को कुछ इस तरह से बनाया कि वह भाषा आज तक ज्यों की त्यों चली आ रही है और हमेशा ऐसी ही रहेगी। इस भाषा में कोई विकार नहीं आ पाएगा। यह देन महर्षि पाणिनि की है। तो उन्होंने अपने उस व्याकरण के ग्रंथ में, उनके ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी, क्योंकि उसमें 8 अध्याय हैं इसलिए, और लगभग 4000 सूत्र हैं जिसमें कि वह संपूर्ण व्याकरण निबद्ध है। तो उन्होंने कुछ नाटकों का उल्लेख किया है। असल में नाटकों की परंपरा बहुत पुरानी है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि यह जो नाटक नाम की परंपरा है, यह चली आ रही है रामायण काल से। इसीलिए नाटक का दूसरा नाम हो गया रामलीला। रामलीला नाम की जो विधा है, यह जो परंपरा है, यह आज भी संपूर्ण भारत में पाई जाती है। और वैज्ञानिक युग इतना आगे बढ़ गया है, इतने संसाधन हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो जो रामलीला नाम की परंपरा है, वो आज भी चल रही है। अब यह माना जाने लगा है कि नियमित रूप से लिखे गए संस्कृत नाटक ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे। जो नाटक हमें मिले हैं उनमें पहले के ऐसे रचनाकारों नाटकों का अक्सर हवाला दिया गया है जो अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे नाटककारों में एक भास था। इस शताब्दी के आरंभ में उसके 13 नाटकों का एक संग्रह खोज में मिला है। एक भास नाम के कवि हुए हैं संस्कृत में। तो भास ने 13 नाटक लिखे हैं और नाटक नाम की जो विधा है वो काव्य में सबसे उत्तम मानी जाती है। काव्येषु नाटकम रम्य, यानी काव्यों में नाटक रम्य होता है, यानी सुंदर होता है, सर्वोत्तम होता है। तत्र रम्या शकुंतला, और नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का जो नाटक है महाकवि कालिदास का लिखा हुआ, वो सबसे उत्तम है। तत्रापि चतुर्थो अंक, और उस नाटक में भी जो चौथा अंक है, उसमें कुल 7 अंक हैं, तो चौथा अंक सबसे उत्तम है। तत्र श्लोक चतुष्टयम, और उस चौथे अंक में भी जो श्लोक चतुष्टय है, चतुष्टय का मतलब होता है 4 का समूह, उस चौथे अंक में भी 4 श्लोक ऐसे हैं जो सबसे उत्तम है। तो इस तरह से यह माना जा सकता है कि नाट्य नाम की जो विधा है वो सबसे कठिन है। नाटकों की रचना जब नहीं हो पाई थी, नाटकों का मंचन तब भी होता था। तब लोग अपने अपने अभिनय के संवादों को याद रखते थे, उनको वो कंठस्थ रहते थे, और हर बार एक बार जो वो अभिनय कर देते थे, हर बार वही करते थे। जैसे एक बार जो परशुराम बन गया, उसने अपने संवादों को याद कर लिया, तो फिर हर बार वही परशुराम बनता था। तो इस तरह से उनका अगर लिखित रूप नहीं भी है, तब भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये नाटक नाम की जो परंपरा है ये तब नहीं थी, ये थी। वो तो लिखने की जरूरत जब महसूस की गई, जैसे वैदिक मंत्र हजारों साल तक याद ही याद चलते रहे, लेकिन जब याद करने में कमी आती गई, बौद्धिक क्षमता कमजोर होती गई, तब इनको लिख लिया गया, नहीं तो भूल जाएंगे, बहुत से मिस हो जाएंगे। उसी तरह से जब लोगों को अपना पार्ट, अपना संवाद याद नहीं रहा, तब फिर नाटकों की रचना होने लगी, ताकि ये बिल्कुल स्थायी हो जाए, भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कालिदास को संस्कृत साहित्य का बड़ा कवि और नाटककार माना जाता है। इनका जो समय है, हालांकि विवादित है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अंतः और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर इनका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व सिद्ध होता है और स्थान इनका उज्जैन सिद्ध होता है। और ये बहुत बड़े कवि थे संस्कृत के। इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे हैं, एक रघुवंशम और एक कुमार संभवम। 2 खंड काव्य लिखे हैं, मेघदूतम और ऋतुसंहारम। और इन्होंने 3 नाटकों की रचना की है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। यह 7 ग्रंथ महाकवि कालिदास के नाम से पाए जाते हैं। और महाकवि कालिदास का जो संपूर्ण साहित्य है वो भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा उन्नायक है। इसीलिए कालिदास महोदय को भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। अगर कालिदास का कोई भी ग्रंथ आपको मिल जाए पढ़ने के लिए, तो यह बात आप उसमें पाएंगे। कालिदास की एक लंबी कविता है मेघदूत। एक प्रेमी जिसे बंदी बनाकर उसकी प्रेयसी से अलग कर दिया गया है, वर्षा ऋतु में एक बादल से अपनी तीव्र चाहत का संदेश उस तक पहुंचाने के लिए कहता है।
बादल के माध्यम से वो यक्ष जो है अपनी प्रेमिका तक संदेश भेज रहा है। बादल से वो कह रहा है, बादल को संबोधित करके, तुम वहां जाना तो ऐसे ऐसे तुम हमारी प्रेमिका को पहचानना, ऐसा ऐसा उसका स्वरूप होगा और तुम उससे ये कहना। ये कालिदास का बड़ा प्रसिद्ध काव्य है। इस खंडकाव्य में बहुत ज्यादा पठनीय है। इसकी विषय वस्तु बड़ी व्यापक है, बहुत विस्तृत है, और जबकि श्लोक मात्र 156 है। कालिदास से संभवतः काफी पहले एक बहुत प्रसिद्ध नाटक की रचना हुई थी, शूद्रक का मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, यह जो शब्द है इसका जब आप विच्छेद करेंगे तो बनेगा मृत प्लस शकटिकम। शकट कहते हैं गाड़ी को, और मृत माने मिट्टी, मिट्टी की गाड़ी। एक बच्चा जो है वो मिट्टी की बनी हुई गाड़ी से खेल रहा होता है। बस इसी घटना के आधार पर इस नाटक का नाम रख दिया गया है मृच्छकटिकम। और वास्तव में नाटक 10 रूपकों में से एक रूपक है। रूपक होते हैं 10 प्रकार के: नाटक, प्रकरण, व्यायोग, समविकार, डिम, वीथी, अंक, ईहामृग, इस तरह से 10 भेद होते हैं। तो उन 10 भेदों में से नाटक एक भेद है, और यह जो मृच्छकटिक है यह प्रकरण के अंतर्गत आता है। लेकिन सामान्य रूप से सभी को नाटक ही कह दिया जाता है। तो यह जो मृच्छकटिक नाम का नाटक है, शूद्रक का लिखा हुआ, इसको अगर आप पढ़ें तो तत्कालीन समाज आपकी आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। ऐसी शैली में यह नाटक लिखा गया है कि उस समय का समाज कैसा था, उसका स्वरूप कैसा था, आपके सामने चित्र बन जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा सत्य है जो हमें प्रभावित करता है और हमारे सामने उस समय की मानसिकता और सभ्यता की झांकी प्रस्तुत करता है। अच्छा, इतनों का तो इसमें नाम लिया गया है, जैसे कालिदास का नाम ले लिया गया, भास का नाम ले लिया गया, शूद्रक के मृच्छकटिक का नाम ले लिया गया। इसका मतलब यह नहीं है कि मामला इतना ही है, बल्कि जितना इसमें लिखा गया है इससे 100 गुना और ज्यादा है। क्योंकि जिस युग की इसमें चर्चा हो रही है, इसमें चर्चा हुई है मौर्य काल की, इसमें चर्चा हुई है कुषाण काल की, इसमें चर्चा हुई है शुंग वंश की, इसमें चर्चा हुई है गुप्त काल की, इसमें चर्चा हुई है वर्धन वंश की। तो यह जो 800-900 वर्ष का कालखंड है, इस कालखंड में संस्कृत का इतना साहित्य सृजित हुआ है जिसका कि कोई जवाब नहीं। जब से संस्कृत भाषा का साहित्य लिखा जा रहा है तब से लेकर आज तक सारा साहित्य आप एक तरफ कर लीजिए और इस कालखंड का साहित्य एक तरफ कर लीजिए, तब भी इस कालखंड का जो साहित्य है वो भारी पड़ेगा। तमाम तो आयुर्वेद के ग्रंथों की रचना हो गई, तमाम नाटकों की रचना हो गई, तमाम महाकाव्यों की रचना हो गई। अश्वघोष का महाकाव्य कुषाण काल में लिखा गया, बुद्ध चरित नाम का, इतना सुंदर और इतना विस्तृत महाकाव्य है और इसकी इतनी प्रतिष्ठा है विश्व में जिसका कोई जवाब नहीं। यह महाकाव्य चीन में, कोरिया में, जापान में, ताइवान में, इन जगहों पर, और थाईलैंड में, इन जगहों पर इस महाकाव्य की बड़ी प्रतिष्ठा है, क्योंकि इस महाकाव्य की ऐसी शैली है और इस तरह से इसमें भावों को उत्थान दिया गया है कि यह महाकाव्य बड़ा प्रतिष्ठित। यह भी उसी कालखंड में लिखा गया था, कनिष्क के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग नाम का एक चीनी यात्री भारत आया था, और चंद्रगुप्त के समय में एक मेगस्थनीज नाम का यात्री भारत आया था जो यूनान से आया था। इन सब के विवरण हैं। इन सब लोगों ने तत्कालीन समाज और राष्ट्र के स्वरूप का अपने अपने साहित्य में वर्णन किया है। हालांकि मेगस्थनीज ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था इंडिका। वह किताब पूरी पाई नहीं जाती है, लेकिन उस किताब के कुछ अंश लोगों ने अपनी अपनी किताबों में उद्धृत किए हैं, जिनको देखकर यह अनुमान लगता है कि हाँ, इंडिका में यह बात लिखी होगी, उसको ऐसे लिखा गया होगा, उसमें यह होगा। फाहियान नाम का एक यात्री भारत आया था उसी कालखंड में, इत्सिंग नाम का एक यात्री भारत आया था। तो इन सब लोगों के जो विवरण हैं उसी कालखंड में तो तैयार हुए हैं, और उस कालखंड में सिर्फ साहित्य ही नहीं बल्कि वास्तुकला में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इतनी इमारतें उस कालखंड में बनवाई गई थी कि आज तक वो बनी हुई है।
यद्यपि उसके बाद उन इमारतों को ध्वस्त करने का, खत्म करने का, तोड़ने का बहुत बड़ा प्रयास विदेशियों के द्वारा किया गया और अनेक अच्छी-अच्छी इमारतें और अच्छे-अच्छे मंदिरों को ध्वस्त कर भी दिया गया। वो आज नेस्तनाबूद हो चुके हैं, उनका कहीं पता-जता नहीं है, उनका कोई नामो-निशान नहीं है। लेकिन फिर भी जितना है, उतना गर्व के लायक है। उस पर वास्तव में अभिमान किया जा सकता है। तो यह चर्चा हमने आज के प्रकरण में की है। अब इसके बाद हम लोग इसके बाद का प्रकरण देखेंगे। धन्यवाद।